अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज का इफेक्ट हमें लाना होगा, कैसे एक पुराने एरर को करेक्ट करना है, कोई फ्रॉड डिस्कवर हो गया उसे हम कैसे करेक्ट करेंगे, कैसे दुनिया के सामने लेके आएंगे। उसके लिए हमें 3 बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ती है। तो सवाल ये आ जाता है कि क्या मैं एस्टीमेट चेंज करता हूँ, क्या तब भी मुझे 3 बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ेगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ करंट ईयर में अकाउंटिंग बदलनी है और आने वाले सालों में अकाउंटिंग को बदलाव में लाना है। इसको बोलते हैं अप्लाइंग द इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली। एस्टीमेट क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन दे रहा था उसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी कि क्या एक एस्टीमेट होता है, क्यों एस्टीमेट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या एस्टीमेट के बिना भी अकाउंटिंग कर सकते हैं या ये ज़रूरी है एस्टीमेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पब्लिश करना। तो होते क्या है एस्टीमेट? अगर डेफिनेशन के हिसाब से चलूँ तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट या लायबिलिटी, हम किस तरीके से उस एसेट को कंज्यूम करने वाले हैं या किस बेसिस पे वो लायबिलिटी हमारी बुक्स में आएगी, कितना पैसा हमारी जेब से जा सकता है, वो अंदाज़ा हमें अगर आज लगाना है उसे एस्टीमेट बोलते हैं। इस एस्टीमेट में बदलाव भी आ सकता है अगर नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, नई जानकारी हमें मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि जो अंदाज़ा हमने सोचा था वो गलत है, इसमें बदलाव लाना चाहिए। तो हम वो बदलाव भी ले आते हैं, रिवाइज करते हैं, री एस्टीमेट करते हैं और वही फिगर प्रेजेंट करते हैं जो सही हो, जो सही मायने में उस अंदाजे को सही साबित करती हो कि जो अंदाज़ा हमने लिया है, जो एस्टीमेट हमने किया है, वो एक बेहतर प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो एस्टीमेट में बदलाव एरर नहीं है, ध्यान रखना। एस्टीमेट में बदलाव एरर नहीं है। बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो कई बार ये गलती कर देते हैं कि ये बदलाव करना है, कहीं ये गलती तो नहीं। और कई बार जो इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि हमने गलती से ऐसा कर दिया तो उसे एरर के रूप में प्रेजेंट करना है, पर अगर हमने एस्टीमेट्स किए हैं और उसमें कोई बदलाव करते हैं तो वो एरर नहीं है, उन्हें हम प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं। एस्टीमेट्स प्रिसीजन के साथ मेजर नहीं हो सकते, इसलिए तो इन्हें एस्टीमेट्स कहा जाता है, क्योंकि इनके साथ कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ भांप नहीं पाती हैं, बट फिर भी अंदाजे के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी इसका प्रेजेंट स्टेटस है, उसके बेसिस पे हम एक फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि ये लग रहा है कि इतने अमाउंट की लायबिलिटी हमें पे ऑफ करनी पड़ सकती है, उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। इस तरीके से एसेट हम कंज्यूम करने वाले हैं, उसमें अगर बदलाव आता है तो हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट करते हैं। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए हम डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरी बुक्स में एक एसेट रिकॉर्डेड है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चूज़ किया क्योंकि हमें लगा कि शुरुआती सालों में हम इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, बाद में कम यूज़ करेंगे और बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे भी बढ़ने वाले। तो हमने पहले साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज की 20% का रेट तय किया और 20,000 की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दी। हमारे एसेट की कीमत हो गई 80,000। अगले साल रिड्यूसिंग बैलेंस के बेसिस पे 1 लाख की कीमत में से हम 20,000 रिकवर कर चुके हैं, 80,000 की कीमत बाकी है जिसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन हमें लगता है कि इस साल हम रिकवर कर लेंगे। तो 16,000 की डेप्रिसिएशन दूसरे साल रिकवर की गई और अब एसेट की कीमत बच गई है 64,000। पर अब हमें आभास हुआ कि कहीं हमने जो मेथड चूज़ किया है डेप्रिसिएशन का वो सही नहीं लग रहा है। हमें लगता है कि हम एसेट को इक्वली यूज़ करें क्योंकि ज़्यादा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे आए नहीं है और एसेट उसी ही फंक्शनैलिटी से, उसी कैपेबिलिटी पे बहुत अच्छे से सुचारू रूप से काम कर रहा है। तो हमें नहीं लगता कि जो हमने तय किया कि साल के शुरू में जब हम इस मशीन का शुरुआती दिनों में यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा यूज़ होगी और बाद में कम यूज़ होगी, ये फैसला हमारा कहीं ना कहीं, ये एस्टीमेट हमारा सही नहीं लग रहा है। तो हम रिवाइज करते हैं, री एस्टीमेट करते हैं और हमें लगता है कि हमारा जो मेथड था डेप्रिसिएशन का, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो सही नहीं है, इसकी बजाय स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ होना चाहिए था। अब हमने फैसला किया कि आज के बाद हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेंगे। क्या तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश करूं इस बदलाव को दुनिया को पेश करने के लिए? नहीं, मैं इसे प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करूंगा। ये कहूंगा कि जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा मटेरियल इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं पड़ेगा। खर्चा ज़्यादा आ जाएगा अगर हम रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करते हैं। तो समझदारी इसी में है कि इसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो। आज के बाद स्ट्रेट लाइन बेसिस के तरीके से डेप्रिसिएशन के चार्ज को पीएनएल में स्प्रेड कर देना। जो साल बचे हैं उनमें अब स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इस एक्सपेंस को स्प्रेड कर दो। तो पूछा गया कितना बचा है,
तो हमने कहा 3 साल बचे हैं और 64,000 की कीमत की रिकवरी करनी अभी बाकी है। जो तीसरे साल डिप्रिसिएशन चार्ज होगी वो 21,333 चार्ज होगी, क्योंकि जो 64,000 की कीमत है वो 3 साल में अगर बराबर रिकवर करने की कोशिश करें तो 21,333 का चार्ज लगेगा ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 में, और हम कामयाब हो जाएंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट करने में, और हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और इस बदलाव को हम बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया है, हमने कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया। तो सवाल आ जाता है कि क्या बैड डेट्स, इन्वेंट्री ऑब्सोलेसेंस, डिप्रिसिएशन का मेथड या पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, कितनी यूजफुल लाइफ होगी एसेट की, कितना पेमेंट करना पड़ सकता है अगर मैं डिसमेंटल करता हूँ, डीकमीशन करता हूँ या रीस्टोर करता हूँ किसी साइट को, कितना पेमेंट करना पड़ सकता है, क्या ये सभी एग्जांपल्स हैं एस्टीमेट्स के। क्योंकि इन सभी के लिए मुझे एक एस्टीमेट करना पड़ता है। बैड डेट भी एक अंदाज़ा है इस उम्मीद पे, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कि पिछले सालों में हमें 5-10% का बैड डेट हुआ था, हमारी इन्वेंट्रीज ऑब्सोलीट हुई हैं, हमने एसेट को 10 साल के लिए यूज़ किया था, 10 साल इसने हमें फ़ायदा पहुंचाया था, हमने अगर कोई लायबिलिटी कमिट कर दी है किसी एसेट को खरीदते वक्त, कोई डीकमीशनिंग, रीस्टोरेशन या डिसमेंटलिंग लायबिलिटी में हम कमिटमेंट कर चुके हैं, तो वो कमिटमेंट हमारी बुक्स में प्रोविजन के रूप में आएगी। हमें एक्चुअल अमाउंट तो नहीं पता, बट हम एक अंदाजे के बेसिस पे उसे प्रेजेंट करेंगे। तो इन सब के लिए मुझे एस्टिमेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आइटम्स की अकाउंटिंग अगर मैं नहीं करता हूं तो ये एक फॉल्स प्रेजेंटेशन देगा, दुनिया को भ्रम में रखेगा, एकदम से झटका लगेगा कि जो रिसीवेबल लिखा गया था वो नहीं मिला, जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड की गई थी वो पैसा नहीं मिला, लायबिलिटी में लायबिलिटीज कम दिखाई दे रही थी, पता लगा डिसमेंटलिंग के लिए पैसा खर्च हुआ। तो ये झटका ना लगे इसलिए हमें एस्टिमेट्स का प्रयोग करना पड़ता है, और इन एस्टिमेट्स में बदलाव भी आ जाता है नई इन्फॉर्मेशन की वजह से, ज़्यादा एक्सपीरियंस की वजह से, या सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं, इस वजह से ये एस्टिमेट्स चेंज भी हो जाते हैं। तो अकाउंटिंग कैसे होगी? अगर सिर्फ करंट ईयर को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो करंट ईयर में बदलाव ले आए, फ्यूचर में भी इम्पैक्ट करेगा तो फ्यूचर के P&L में भी बदलाव आएगा। एसेट लायबिलिटी इक्विटी का आइटम है तो जिस साल में बदलाव आया उस साल में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बात सीधी सी है कि करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स को अगर इम्पैक्ट कर रहा है तो इसे प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, पीछे जाके कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसे बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इज अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। अगर किसी असमंजस में फंस जाए कि जो आइटम है जिसमें बदलाव आया है क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या एस्टीमेट है, तो अकाउंटिंग इसमें सीधा सा रास्ता देती है कि अगर हमने गलती से अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर लिया तो हमें तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ेगी, और जो एक गलत भावना से देखा जाएगा कि कहीं गलती तो नहीं थी, कहीं ये अकाउंटिंग पॉलिसी इन्होंने पहले क्यों नहीं चूज़ की, या अगर अभी चूज़ की तो क्या ये बेहतर प्रेजेंटेशन दे रहा है। अगर हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये चेंज इन पॉलिसी है या एस्टीमेट है, तो खर्चों के लिहाज से, कॉम्प्लायंस के रिक्वायरमेंट के लिहाज से भी खर्च किस में कम आएगा। अगर हम इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मानते हैं तो इसमें खर्च कम आएगा, और अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है तो असमंजस की स्थिति में हम उसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मान सकते हैं। ये थोड़ी हमें छूट दी गई है कि अगर आप समझ नहीं पा रहे, अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि पॉलिसी है कि एस्टीमेट है, तो उस केस में इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मान लो। मैं कई बार मजाक में बोलता होता हूँ कि आसान क्या है, एक अकाउंटेंट के लिए आसान क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अप्लाई करना या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मैं कहता हूँ अगर कुछ ना समझ आए तो ज़िंदगी आसान जिस भी तरीके से बनती है वही तरीका चुन लो, और हमारी ज़िंदगी आसान रहती है अगर हम इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मान लेते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी आसान रहती है। मुझे आज अप्लाई करना है और इन फ्यूचर में अप्लाई करना है, मैं बच जाता हूँ तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश करने से, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से, तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान है। तो ये तरीका मैं अपना सकता हूँ अगर मैं असमंजस की स्थिति में हूँ। अगर मुझे क्लियरली पता लगता है कि पॉलिसी चेंज है या एस्टीमेट चेंज है तो फिर वैसे अकाउंटिंग करेंगे जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ना कि वैसे जैसा आप सोच रहे हैं। आप तो चाहेंगे कि एस्टीमेट ही कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। ये उस समय के लिए है जब आप क्लियरली डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा इसका, क्यों नहीं पता कर पाए,